दोस्तों, स्टार क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2025 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा क्लास सेकंड है। इस क्लास में हम आपको मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चंस 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं, यानी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न होंगे जो अभी आपको कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहले प्रश्न में हमें क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज कितना है? 4620 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया किसमें? इन सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑफ ए सिलेंडर। यानी किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका जो आयतन है वो 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा अगर पाई को आपको 22/7 देना। क्वेश्चन जो है 20 अगस्त 2023 में पूछा गया था। जैसे फिगर के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास में एक सिलेंडर की फिगर है जहाँ पर क्या होता है, ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसका? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि बेलन की लंबाई जो है वो कितनी है? बेलन की लंबाई जो है वो कितनी है? 1.2 मीटर दिखा रखी है। लंबाई से मतलब इसकी लंबाई क्या है? लंबाई मतलब इसकी एच की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर एच जो दिखा रखा है वो कितना है? 1.2 मीटर दिया हुआ है, जिसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, क्योंकि इसका जो आयतन है इन्होंने कितना दिया है? 4620 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसलिए हमने 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हो? इसका जो रेडियस है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। रेडियस क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। हम जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है? यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में वॉल्यूम सिलेंडर क्या दिखा रखा है? 4620 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 4620 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। चलिए, पाई की वैल्यू क्वेश्चन बता रही है कि आपको 22/7 लेना है। 22/7 आपको पाई का वैल्यू लेना है, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर कीजिए। एच की वैल्यू क्या लेनी? 120 सेंटीमीटर। जो हमने 1.2 मीटर का उसको कन्वर्ट कर लिया 120 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से आर निकालना है। तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या बन जाएगा? 4620। ये 7 कहाँ हो? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा? 22 मल्टीप्लाई 120 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर इसको 11 से कैंसिल करें तो 11 2 जा 22 हो गया। यहाँ से कहते हैं 11 4 जा 11 2 जा 0, कट गया पूरा, ठीक है। इसको 2 से फिर काट सकते हैं, 2 2 जा 2 1 जा 0, यानी यहाँ पर आपको वैल्यू कुछ ऐसी मिल जाएगी कि 210 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया और डिवाइड बाई कितना हो गया? इट मीन्स 120, यानी 120 बच गया, ठीक है। अच्छा, चलिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 4 जा 12 हो गया और 3 7 जा 21 हो गया। तो क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाई 7/4। अगर हम आर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर द रूट हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7/4 का, ठीक है। इस पूरे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ये रूट जो है क्या है? इस पूरे पे लगा हुआ, इसका क्या हो जाएगा? ये रूट हो जाएगा। तो इसको इस पे पूरी संख्या पे इसको रूट को इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रेडियस क्या बन गया? 7 के पेड़ में से एक 7 बाहर निकल गया और 4 का कितना? 2 होता है। 7/2 सेंटीमीटर रेडियस निकल के आ गया। अब बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करिए, CSF सिलेंडर की बात कर रहा है। CSF सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। सिलेंडर की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है? पाई आर कितना होता है? साथ में 2 लगा दें, 2 पाई आर एच होता है। फॉर्मूला था 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है, ठीक
ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मतलब कितना 22/7 होता है, ठीक है। रेडियस का मतलब कितना 7/2 निकला। एच कितना निकला आपका, एच जो है वो 120 सेंटीमीटर से। देखिए इस 2 से ये 2 काट दीजिए, इस 7 से ये 7 काट दीजिए, 22 गुना 120, ठीक है। 22 गुना 120 क्या बन गया, 22 गुना 120 बन गया, ठीक है। अब 22 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 264 होता है, और 0 और लगा दीजिए, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया। क्या बन गया आपका आंसर बन गया, आंसर चल गया 2640, ये रहा पहले पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया, CSA ऑफ सिलेंडर बन जाता है। क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि S इज ए पॉइंट ऑन साइड PQ, S इज ए आपका पॉइंट है किस पे, साइड PQ पर, ऑफ ए ट्राइंगल PQR में, सच दैट कुछ इस प्रकार से है जहाँ RS इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QS है। इफ अगर एंगल कौन सा QPR कितने का हो, 15 डिग्री का हो। फिगर का क्वेश्चन अकॉर्डिंग QPR ये वाला एंगल 15 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ, कौन सा वैल्यू फाइंड करना, दुगना ऑफ एंगल PQR माइनस अलग से क्या एंगल PRQ इज क्या होगा। देखो जैसे कह रखा है कि आपका RS जो है, RS कौन सा ये वाला पार्ट, ठीक है, और PS कौन सा ये वाला पार्ट, क्लियर, और QS कौन सा ये वाला पार्ट, ये सारे आपस में बराबर हैं। तो अगर आप ये बराबर हैं तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, देखिएगा अगर ये बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में है PRS, ये ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल क्या होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जहाँ पर कितना एंगल P और ये वाला एंगल इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। तो एंगल P एंगल 1 दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार से हम किसकी बात करेंगे, इट मीन्स RSQ की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपका RS इजिकल टू क्या है SQ के बराबर है। तो इसको एंगल मान ले 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, ये दोनों 2 और 3 भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारे पास में कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी को लिख देंगे कि इन ट्राइंगल, अगर हम किसकी बात करते हैं, इट मीन्स P R और S की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो एंगल कितना दिखा है, इसमें जो दिखा रखा है वो कि RS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इट मीन्स PS दिखा रखा है। तो इस बेस पे एंगल 1 बराबर कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल जो है ये वाला कितने का हो गया 15 डिग्री का हो गया। अगर हम इसी आधार पे देखें कि भाई ये एंगल हमारे पास 15 डिग्री का हो गया, तो ये तो निकालना बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान हो गया कि 15 कितना 30 हो गया, ये कितना आएगा 150 का आ गया, 180 में से घटा दीजिएगा तो क्या बनेगा कि इन ट्रायंगल अगर हम PRS की बात करें तो एंगल PSR जो हो जाता है वो सीधा सीधा क्या हो गया भाई 180 में से 30 घटा दिया आपने, घटा दिया कितने का आ गया 150 डिग्री का निकल के आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी, 150 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया लीनियर पेयर से, ये कितने का हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, इट मीन्स 30 डिग्री का हो गया। ये तो नॉर्मल है, ऐसे भी कर सकते थे कि एक्सटीरियर जो एंगल है वो इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये भी 30 का निकल के आ जाता है। यहाँ तक भी बात क्लियर होगी, क्लियर। अच्छा अगर इस प्रकार से है तो ये ऐसी भी वैल्यू हो सकती है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 150 डिग्री जो है वो कितना होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी 2 और 3 के प्लस को भी हम क्या कह देंगे एंगल कितना 150 के बराबर हो जाएगा, ठीक है चलेगा। तो इन ट्रायंगल अगर हम किसकी बात करते हैं, इन RSQ में बात करते हैं, तो कितना होगा कि आपका जो 150 डिग्री है ये 150 डिग्री जो है ये इक्वल टू क्या होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 को रिप्रेजेंट करेगा। बट क्या है कि एंगल 2 तो बराबर एंगल 3 के है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो RS है वो इक्वल टू SQ के बराबर भी है, इस वजह से ऐसा है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों बराबर हैं तो कितना हुआ 150 डिग्री जो एंगल हुआ वो दुगना ऑफ एंगल 2 भी कह सकते हैं। यानी एंगल 2 जो है वो कितने का आ गया 150/2 कर दें तो वो आ गया 75 डिग्री का, यानी एंगल 2 भी और एंगल 3 भी दोनों बराबर, तो ये एंगल 3 के बराबर भी हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा एंगल 3 के इक्वल भी हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों कितने का आ गए, इट मीन्स हमारे पास में 75 डिग्री के आ गए।
अब हम अगर बात करें कौन से एंगल की, इट मीन्स पी क्यू आर की बात करें, क्योंकि हमें फाइंड द डुगना ऑफ पी क्यू आर माइनस एंगल ऑफ पी आर क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू आर की बात करते हैं, देखो पी क्यू आर मतलब एंगल 3 को कहते हैं पी क्यू आर। नहीं, एंगल अगर हम पी क्यू आर की बात करें तो वो एंगल किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और वो क्या है 75 डिग्री है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, वो कितना हो गया हमारे पास में 75 डिग्री बन गया। अच्छा चलिएगा, उसके बाद में क्या कहता है, इट मीन्स एंगल ऑफ पी आर क्यू क्या है, एंगल ऑफ पी आर क्यू क्या चीज़ है, देखिए एंगल पी आर क्यू क्या है, एंगल 1+2 है, क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, और एंगल 1 कितने का निकला 15 डिग्री का निकला है, और एंगल 2 कितने का निकला, एंगल 2 अभी हमने निकाला क्या है 75 डिग्री, 75 डिग्री। इनको जोड़ दीजिएगा, 5 × 5 10 होता है, 7 × 8 9 होता है, यानी इस वैल्यू को लिख देंगे 90 डिग्री। हमें जो फाइंड करना है वो क्या चीज़ फाइंड करना है, कि दुगना ऑफ एंगल पी क्यू आर में से अगर आप माइनस कर दें एंगल पी आर क्यू है, इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए दुगना ऑफ एंगल कौन सा निकला पी क्यू आर कितना निकला 75 डिग्री, यानी 50 डिग्री का 75 डिग्री हो गया, ठीक है। माइनस ऑफ ये कितना निकला आपका पी आर क्यू, ये 90 डिग्री निकला, यानी कि ये क्या 75 का दुगना कर दिया कितना मिलेगा 150 डिग्री बन गया। 150 डिग्री में से क्या गया 90 डिग्री में, अगर 150 में से 90 घटा देंगे 90 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ गया 60 डिग्री, ये क्या बन गया आपका आंसर बन जाता है 60 डिग्री। और ये चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ साथियों। स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में लाइक की, ज़्यादा दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है कि आपका वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, कुछ वैल्यू दिखा रखी है आपको, फैक्टर दिखा रखा है आपको, क्या दिखा गया कि p का क्यूब x प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस ऑफ कितना दिखा रखा है y प्लस जेड के बाद माइनस क्या दिखा रखा है आपका z दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, तो ये कहता है हमारे पास में कि इसमें से एक गुणनखंड होगा, यानी ये जो आपको वैल्यू 4 दिखा रखी है ABCD में से, इसको सोल्व करेंगे तो एक आपका गुणनखंड फैक्टर जो है कुछ इसमें से मैच करेगा। वो कौन सा फैक्टर होगा जो यहाँ से मैच करेगा उसे आप देख लेते हैं। देखिएगा हमारे पास में जो वैल्यू दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, p का क्यूब x, ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ है, इट मीन्स पी स्क्वायर साथ में क्या है x माइनस वाई, क्लियर। अच्छा आगे क्या है माइनस p ऑफ y प्लस z, ठीक है, और माइनस ऑफ z, ठीक है। ये माइनस ऑफ z, यानी यहाँ पर माइनस z, ये एक ही चीज़ है, माइनस ऑफ z है बस ओनली, इसे माइनस ना समझे, ठीक है, यहाँ से समझ लें कि ये सीधा यहाँ पे माइनस ऑफ z है, क्लियर। अच्छा अब इसको सोल्व कैसे करें, देखोगा ये हमारे पास p का क्यूब x है प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पी स्क्वायर x माइनस पी स्क्वायर वाई, फिर माइनस आ जाएगा p ऑफ y माइनस p ऑफ z और माइनस ऑफ z। अगर हम यहाँ दो के पेयर बना लें ऐसे इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है भाई, p का स्क्वायर और x कॉमन है, क्या बचा यहाँ से, यहाँ क्या बचा भाई p बचेगा, ठीक है, प्लस ऑफ क्या बचेगा, इन दोनों में से क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी p प्लस 1 रहेगा। माइनस का क्या कॉमन ले लें इन दोनों में से, p और y कॉमन ले लें तो p प्लस 1 बचेगा, क्लियर हुआ। अच्छा माइनस क्या कॉमन ले लें इन दोनों में से, z कॉमन ले लें, क्या बचेगा p प्लस 1 बचेगा, सब में से क्या कॉमन आएगा p प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा p स्क्वायर x माइनस ऑफ पी वाई और माइनस ऑफ z। देखो इन सब में क्या है p स्क्वायर x माइनस पी वाई माइनस z, कौन से पार्ट में है, ये सी पार्ट में है, तो कौन सा पार्ट आंसर हो गया, इट मीन्स सी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड जो है वो एक फैक्टर होगा, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया आंसर बन गया, दैट इज
का फैक्टर बन गया पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 में पूछा गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स? इन तीनों नंबर्स का सम क्या होगा? देखो 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, इनके घनों का योग जो है 33957 है। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 में पूछा गया था। चलिएगा, कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? देखिए, अगर ये 3 संख्याओं की बात करता है तो मान लिया लेट कर लिया कि लेट जो नंबर्स हैं आपके, जो नंबर्स आर क्या दिखा रखे हैं, मान लिया 2x है, एक 3x है, एक 4x है। ये हमने लेट कर लिया। लेट नंबर्स आर कितने हैं? 2x, आपका 3x और 4x। क्वेश्चन कहता है इनका क्यूब जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि इनका क्यूब 2x का क्यूब कर लीजिए, आगे प्लस 3x का क्यूब कीजिएगा, आगे प्लस 4x का क्यूब कीजिएगा। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 3, 3, 9, 5 और 7 के बराबर है। क्लियर हुआ? यहाँ से आप क्यूब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 8x क्यूब प्लस 3 जा 9 3 जा 27 x क्यूब बन जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 4 जा 64 x क्यूब बन जाएगा। और ये वैल्यू 33957 के बराबर आ गई। इन सब में से अगर आप क्या करते हैं, x क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो बना 8 प्लस 27 प्लस 64 इज इक्वल टू 33957। इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर बन गया 99x क्यूब इज इक्वल टू 33957। देखिएगा, अब आपको x क्यूब इज इक्वल टू निकालना है। देखिए, x क्यूब इज इक्वल टू निकालना है तो क्या करेंगे, 33957 को आप क्या करेंगे, 99 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 99 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किस प्रकार से इसको काट सकते हैं। ठीक है, देखो 3 से काट लीजिए, 3 3 जा 3 3 जा 3 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा कितना, फिर 3 टाइम आएगा, फिर 1 टाइम और 3 9 जा 27। ठीक है, अच्छा, फिर इसको आप 3 से फिर कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? इट मीन्स ये आपकी वैल्यू बनाएगा 3। ठीक है, अगला फिर 3 7 जा, फिर 7 जा, फिर 3 जा, यानी आपको वैल्यू मिला 3773 अपॉन कितना, 11। ठीक है, 11 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा, 11 4 जा, 11 3 जा, यानी ये वैल्यू 343 आपको क्या मिल जाती है। कितना? 343 मिल जाएगी। देखिएगा, ये वैल्यू x क्यूब के बराबर है। ये वैल्यू x क्यूब के बराबर है तो x निकालेंगे तो क्या, क्यूब रूट ऑफ 347। और ये किसका क्यूब रूट होता है? ये होता है 7 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। ठीक है, नंबर्स कितने हो गए? एक 2x है, एक 3x है, एक 4x है, यानी कि नंबर्स जो हो गए आपके पास में, नंबर्स क्या हो गए? 2x, जो वैल्यू 2 गुना 7 बनाएगा तो 2 7 14 होता, फिर 14 बन गया। ऐसे अगला नंबर कितना है? इट मीन्स 3x है, तो 3 × 7 कर देंगे तो 3 7 21 हो गया। ठीक है, अगला नंबर आपके पास क्या दिखा रखा है? इट मीन्स 4x है। ठीक है, तो 4 गुना 7 करेंगे तो 28 मिल के आ गया। अब इनका हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। क्या चाहिए? सम ऑफ दिस नंबर, यानी 14 प्लस 21 प्लस 28 सबको जोड़ देंगे तो आंसर क्या बन गया? इट मीन्स 63 प्राप्त हो गया। 63 आंसर आ गया, 63 आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन चला गया बी पार्ट के साथ में आंसर हो गया 63 इज योर राइट आंसर। चलिए, समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि ए 6 डिजिट नंबर जो क्या दिखा रखा 75y077 इज डिविजिबल बाई 11, देन द वैल्यू ऑफ 2y + 3 इज क्या होगा? 6 अंकों वाली एक संख्या जो 75y077 है, वो संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से कट जाती है अगर वो संख्या, तब हमें ये बताइएगा कि
2y+3 का क्या मान होगा। जो क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 में पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। देखिएगा, अगर कोई संख्या हमारे पास 11 से पूरी तरह से विभाजित है तो 11 से कटने का नियम होता है कि संख्या 11 से विभाजकता का जो नियम होता है वो कहता है कि संख्या के जो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर होगा वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूर्ण रूप से क्या होता है, कट जाती है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 750। 75 के बाद में y है, पहले 75 के बाद में कितना है, y दिखा रखा है, तो 75 के बाद में क्या लिखेंगे, y आएगा, ठीक है, फिर 0, फिर 7 और फिर 7। अगर वैसे देखिए तो ये फर्स्ट नंबर हो गया पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ऐसे कितना हो गया, ये दूसरा, चौथा और ये छठा। तो यहाँ पर क्या हो गए, ये हो गए इवन नंबर्स और ये हो गए ऊपर वाले ओड नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ, अगर हम बात करते हैं इवन की बात करें, देखो सम ऑफ इवन नंबर की बात कर रहे हैं, इवन प्लेस कह लीजिए या इवन जो आपके नंबर्स हैं, माइनस क्या कर देंगे, सम ऑफ क्या कर दीजिए, ओड नंबर्स की बात कर लीजिए, फाइंड करेंगे सम ऑफ इवन या सम ऑफ ओड की बात कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, देखिए सम ऑफ इवन करें तो कितना आएगा, 7 + y + 7, भाई 7 + y + 7, ठीक है। इसमें से क्या मायने क्या, सम ऑफ ओड करेंगे तो 7, 0 और 5, ठीक है, भाई 7 हुआ +0 + 5 यानी 12 हो गया सीधा। तो 14 + y, तो 14 + y में से जब आप क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो y + 2 मिलेगा, y + 2 मिलेगा। अब कंडीशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि y + 2 या तो 0 हो सकता है, जहाँ y का आंसर क्या निकलेगा, -2, या जो y + 2 है वो 11 होगा, जहाँ y + 2 जो है वो कितना होगा, 11 होगा, जहाँ y का आंसर 11 - 2 यानी कि 9 होगा। क्या होगा, y का आंसर क्या होगा, इट मीन्स 9 होगा। तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, इट मीन्स 2y + 3 फाइंड कर रहा है, 2y + 3 फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्योंकि बात कही गई है कि यहाँ पर हमारे पास में इसको तो आप लेंगे नहीं, y की वैल्यू -2 तो लेंगे नहीं, यहाँ क्या लेंगे, y का वैल्यू आप 9 यूज़ करेंगे, y का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो 2 × 9 + 3 कर दें तो 9 दूना 18 + 3 हो गया, और 18 + 3 करेंगे तो कितना बन गया, 21, 21 आपको आंसर क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। 21 जो है वो डी पार्ट के साथ चला गया और डी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि x की वैल्यू 4/7 है और y की वैल्यू -11/15 है तो आपको x + y का जो रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम बोलते हैं रेसिप्रोकल को, तो उसका वैल्यू क्या होगा। देखो x + y का रेसिप्रोकल पूछा गया है, क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो x + y की बात करता है और x का आंसर क्या है 4/7 और y का वैल्यू आपको -11/15 यूज़ करना है। फाइन करवा रहा है x + y यानी कि 4/7 में प्लस माइनस हो जाएगा 11/15। इसका जब आप LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 7 105 होता है, 105 प्राप्त हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 15 4 जा 60 बन गया, 15 चौका 60 हो गया, -11 से काटेंगे ऊपर जाएगा 7 तो 77 हो गया। यानी x + y की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस के 77 है, प्लस के 60 हैं, तो माइनस कितना रह गए 17 बच गए और बटे कितना आ गया 105 प्राप्त हो गए। ये हो गया एक्चुअल वैल्यू। अगर इसका रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कितना x + y का, तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 105 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 105 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस का 105/17 ये आपका आंसर बन गया और ये आंसर आपका बी पार्ट में चला जाता है और बी पार्ट आपका राइट आंसर हो गया।
-105/70। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ, कुछ वैल्यू दिखा रखी है, इफ़ द सम ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 6 एंड 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 7 इज expressed in standard form as p multiply by 10 का पर n, then value of कितना 2p plus n क्या होगा? यानी अगर आपको 1.5 मल्टीप्लाई 10 का पर 6 और 3.7 इंटू 10 का पर 7 के योग को आप p मल्टीप्लाई बाई 10 के पर n के मानक रूप में व्यक्त करते हैं, तब आपको 2p प्लस n का क्या मान होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2 में। चलिएगा इसको आप कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन में है आपके पास में कि भाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 6, ठीक है, और क्या है साथ में प्लस कर दिया आपने इसको किसके साथ में कि 3.7 इंटू 10 का पावर कितना है 7 में प्लस कर दें तो ये वैल्यू जो है p मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर n को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों में से आप 10 का पावर 6 क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं। 10 का पावर जो 6 है उसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? जब आप कॉमन लेंगे 10 का पावर 6 को आप कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा आपका देखो 1.5 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, और प्लस में ये 3.7 है, 10 की पावर 6 गया 10 बचेगा, 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 37 रह जाएगा। चलिए इजिकल टू p मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर n। अब 37 में हम कितना 1.5 जोड़ दें तो 38.5 बन गया। 38.5 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 6 इजिकल टू बन गया p मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर n। कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। क्या मिलेगा? वी गेट प्राप्त क्या p का आंसर प्राप्त हो गया 38.5 और n का वैल्यू प्राप्त हो गया 6। हमें क्या फाइंड करना है? हमें जो फाइंड करना है वो 2p प्लस n फाइंड करना है, ठीक है, 2 गुना p का मतलब 38.5, ठीक है, और प्लस कितना 6। अब 38.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 7 पॉइंट कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा। और प्लस में क्या हो गया? प्लस में कितना हो गया? n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में? हाँ, n का वैल्यू हमारे पास में कितना बन गया? कितना बन गया? 6 बन गया। n का वैल्यू कितना बन, क्योंकि हमने यहाँ 10 की पावर 6 कॉमन लिया था। 10 की पावर हमने क्या किया था 6 कॉमन लिया था। 10 की पावर 6 कॉमन लिया तो ये कितना बन गया हमारे पास में कि 7 6 कितना बन गया 13.7। 13.7 हमारे पास में 13.7, ठीक है, तो ये कितना है 13.7 होना था, 13.7 होना था, 13.7 होना था। आंसर में 13.7 आपका राइट आंसर बन गया। 13.7 आपका राइट आंसर बन जाता है। देखिए क्या कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 बन गया, ठीक है, 2 8 ज़ा 16 17 हो गया, 2 8 6 7.70 ये बन गया 38.5 में मल्टीप्लाई करके। और ये प्लस का 6 क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमने जो कॉमन लिया था 10 की पावर 6 कॉमन लिया था, तो यहाँ से क्या n से तुलना करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 6 हो गई हमारे पास में। तो कितना हुआ ये 7.70 में 6 जोड़ेंगे तो 13.7 आपका फाइनल आंसर बन जाता है। तो ये वैल्यू थी 13.7 जो है ये आपका राइट आंसर बन जाता है। 13.7 इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास में कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है द नंबर्स ऑफ ए डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 में पूछा गया था। भाई 6 अंकों की अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? सोल्व कैसे करेंगे? भाई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो कितना होगा 9 9 9 और 3 बार 9 और लिख दीजिएगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये है सबसे बड़ी संख्या।
अब क्वेश्चन कहते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो इसके गुणनखंड कीजिएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको किससे काट लेंगे भाई, 3 से काट सकते हैं। 3 से कितना का 3 3 3 और फिर 3 3 3 कट गया। फिर 3 से फिर आप किसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 1 1 और 1 1 1 इतना आ गया। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। 3 7 जा 21, 0 उतार लीजिए, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कट जाएगा। इसके बाद ये 7 से कटेगा, ठीक है। 7 से कैंसिल 7 5 जा 35, ठीक है। उसके बाद 7 2 जा 14 बन जाएगा और 7 9 जा और 7 1 जा, कट गया पूरा पूरा। अब ये इसके बाद 11 से कटेगा, 11 से 11 4 जा 11 8 जा और 11 1 जा हो गया पूरा पूरा। इसके बाद में 11 के बाद ये अगला प्राइम फैक्टर 13 होगा, तो 13 से कटेगा, 13 से 3 बार कटेगा और 7 बार कटेगा। फिर ये 37 से ही कटेगा, 37 से कटेगा तो 1 बार कटेगा, क्लियर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कैसे क्या आंसर क्या बना। देखो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा, ये सीधा प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास में प्राइम फैक्टर आ गए, क्या बन गए 3 की पावर 3 बना मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 3 बार आ रहा है, ठीक है। 7 की पावर 1 बना मल्टीप्लाई, 11 की पावर भी 1 है मल्टीप्लाई, 13 की पावर भी 1 है मल्टीप्लाई, 37 की पावर ही कितना है 1 है। अब पावर्स की बात कर रहे हैं, इनकी जो पावर है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, इन प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे हमारे पास में। देखो 3 तो ये हो गए, नंबर्स ऑफ जो हमारे प्राइम फैक्टर हो गए, कितने हो गए 3, तो यहाँ से हो गए कितने 1 2 3 और 4, या 1 + 1 + 1 कर लीजिए या सीधा 4 जोड़ दें, तो कितना बन गया 7 बन गया। क्या बन गया हमारे पास में, नहीं 7 नहीं बना, 7 नहीं बना, 7 नहीं बना, नहीं 7 नहीं बना एक्चुअली भाई। ये हमें क्या कर रहे हैं, 3 के बाद में जो वैल्यू बन रही है हमारे पास में, जो वैल्यू बन रही है 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमारे पास कितना बन गया, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ये हमने गलत लिख दिया एक्चुअली में, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। वो तो नंबर्स की बात कर रहा है वहाँ पे, वो नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है, वो नंबर्स की बात कर रहा है हमारे पास में। हाँ जोड़ लें तो हमारे पास आंसर जो बनता है, जोड़ने के बाद तो वैसे तो ठीक है, ये तो सही है कि भाई 3 ही हो गया, 4 5 6 7 वो तो ठीक है। हमें पूछ रहा है सिर्फ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं भाई, 1 2 3 4 5, वो उसकी बात कर रहा है। हमें पूछ रहा है इट मीन्स आपको जो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या खोजनी है। भाई अभाज्य गुणनखंड कौन है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है और 37 है। तो भाई 3 हो गया भाई, एक तो 3 हो गया, 3 हो गया जो काटा, एक 7 ने काटा, एक 11 ने काटा, एक 13 ने काटा, एक 37 ने काटा। ये है अभाज्य गुणनखंड। काउंटिंग 1 2 3 4 5 कितनी है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, वो 5 है। कितने हैं, वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 5 हैं। अगर हम कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या करते हैं तो वो हो जाती है 7। अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, देखो कितनों ने काटा, 1 2 3 4 5 6 7 ने 7 बार काटा इसको, ठीक है। लेकिन हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए, कौन कौन से प्राइम फैक्टर थे, तो वो सिर्फ 5 प्राइम फैक्टर हैं, 3 7 11 13 और 37। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिखा रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि अगर आपको x की वैल्यू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, y की वैल्यू 2 की पावर 2 3 की पावर 3 5 की पावर 4 7 की पावर 3, और z की जगह क्या लिखा है 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 2 7 की पावर 5। तो x y z का जो HCF होगा, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 में पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। अब देख लीजिए, हाँ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है, इनको सिर्फ हमें यहाँ पुट करना है, क्या बनेंगी वैल्यू, किस प्रकार से आंसर इसका निकलेगा। तो हम x की वैल्यू जो दिखा रखी है यहाँ पर 2 का पावर 3 है,
मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर 3। ठीक है, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 हो गया मल्टीप्लाई 7 का पावर 3। z इजकल टू क्या बन जाएगा, 2 का पावर 4 बन गया मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 बन गया मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 बन गया और मल्टीप्लाई 7 का पावर 5 बन गया। हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ x, y और z। जब HCF निकाला जाता है तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी पावर कौन है, किसकी, 2 की कौन है, 2 की पावर 2, तो सबसे 2 की पावर 2 सब में आया होगा तो 2 की पावर 2 इंटू यहाँ सबसे छोटी कौन है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 सब में आया होगा। यहाँ सबसे छोटा 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 सब में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 7 का पावर 3, ये सब में आया होगा 7 का पावर 3। यहाँ तक बात क्लियर होगी, क्लियर होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, HCF निकालना है एक्स वाई जेड का। तो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 2 2 जा तो 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, और 7 का पावर 3 करेंगे तो हमारे पास में, क्योंकि यहाँ 7 के पावर में आंसर मिला है तो 7 का पावर 3 ऐसी वैसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 25 जगह 100 में 9 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना 900 बन गया भाई, हैं 900 बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 का पावर 3 बन गया, लेकिन 900 में तो आंसर नहीं है, ये तो 30 की पावर में है। तो 30 की पावर का मतलब क्या, 30 की पावर 30 की पावर 2 को 900 बोलते हैं, मल्टीप्लाई 7 का पावर 3 हो गया है। आंसर मैच कर लीजिए, 30 का पावर 2 और 7 का पावर 3 कहाँ है, 30 के पावर 2 7 का पावर 3, डी पार्ट में आंसर बन गया। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया कि 30 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का पावर 3 इज योर क्या बन गया, HCF बन गया एक्स वाई और जेड का। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक एक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा दोस्तों में। ठीक है, जिससे वीडियो का जो लाभ है वो ज़्यादा दोस्तों तक प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन 10 हमारे पास में 28 दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, CTET के मैथ पेपर 2 में आया था। क्वेश्चन किस प्रकार से था, ये कि हमारे पास कहते हैं कि इफ़ ए 8 डिजिट नंबर जो 30x0867y है इज़ डिविजिबल बाई 88 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x + y। क्या होगा, ये 8 अंकों की जो संख्या है जो ये दिखा रखी है ये 88 से विभाजित है, तो 3x + y का क्या मान होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, अगर ये संख्या जो है वो किससे 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, तो 8 × 11 यानी ये 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। ठीक है, 8 का रूल क्या है और 11 का रूल क्या है हमारे पास में। 8 का रूल तो ये है हमारे पास में कि संख्या के जो भी संख्या दिखा रखी है, जैसे यहाँ पर जो संख्या दिखा रखी है वो क्या है, देखो वो है कि 30 है, कितना अब x है, फिर 0 है, फिर 8 है, 6 है, 7 है, y है। ठीक है, 8 का रूल ये है कि लास्ट के 3 डिजिट कौन से, 6 7 और y, 6 7 और y ये क्या होंगे, ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और 11 का रूल यही है कि सम ऑफ इवन प्लेस और माइनस सम ऑफ ओड प्लेस अगर होते हैं, यानी आप इवन और ओड प्लेस को अगर आप माइनस करते हैं तो वो संख्या 0 या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। ये कुछ रूल हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हम क्वेश्चन में 11 से कटने की 11 के विभाजित होने के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लें, तो अगर हम 11 से विभाज्य का अगर नियम हम यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर क्या होता। देखो, अब ऐसे देखें तो ये फर्स्ट पे होता, थर्ड, फिफ्थ, 7, यानी ये ओड प्लेस होते। ये क्या होता, इवन प्लेस होते। ठीक है, ये क्या होते, इवन प्लेस होते। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे इवन माइनस ओड कर दें, तो क्या होता है भाई, इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस, यानी इवन प्लेस माइनस जो ओड प्लेस है वो वैल्यू 11 या 0 होनी चाहिए,
11 या 0 आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर इवन प्लेस करते हैं तो कितना होगा, 8 7 15 प्लस एक्स प्लस 3, तो कितना 18 प्लस एक्स हो गया, तो 18 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। माइनस ओड प्लेस पे की बात करते हैं तो ओड पे कौन आएगा, देखो कितना आ रहा, वाई आ रहा, 6 आ रहा, 0 0 आ रहा, यानी वाई प्लस 6 आ रहा। जैसे यहाँ वाई प्लस 6 करेंगे तो ये वाई और प्लस 6 मतलब दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस होने की वजह से इज इक्वल टू 11 बन गया। एक्स माइनस वाई है और ये कितना होगा, 18 में से 6 गया, ठीक है, और वो फिर 11 में से जाएगा, ठीक है, वो कितना है 11 में से जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा माइनस का 1, क्योंकि उधर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 से 18 होगा और 11 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 1 वैल्यू बन जाएगा। ये x माइनस वाई का आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या है, 8 से विभाज्य का नियम की बात करें तो 8 से अगर विभाज्य का नियम देखें तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो संख्या दिखा रखी है, कौन सी संख्या, 6 7 और y, ये 8 से कटनी चाहिए। भाई 8 से 8 बार कटेंगे तो 64 आएगा, ठीक है, 3 बन गया। अब ये y क्या हो, y क्या होना चाहिए जो 8 से कट जाए, यानी अगर y के प्लेस पे सबसे छोटा नंबर क्या 2 आ सकता है, तो 8 जो क्या होता, 32 कट जाता, यानी उस समय y का आंसर 2 होना चाहिए था। ये 8 का नियम हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हमने कह लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो y के प्लेस पर रख दो 2, तो कितना होगा, x माइनस 2 बराबर माइनस का 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 जमा 2 बराबर प्लस का 1, यानी x का आंसर आपका प्लस का 1 निकल के आ गया, y का आंसर 2 आ गया, x का आंसर कितना है 1 निकल के आ गया। हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था 3x प्लस y, यानी 3 में आप 1 की मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में 2 जोड़ दो, तो 3 और 1 3 और 1 2 5 हो गया, आंसर बन गया 5, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर बन गया था, आंसर बन गया आपका 5। दैट इज ए पार्ट इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ, क्वेश्चन 11 जो है ये हमारे पास में 8 दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न था, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि आपको एक वैल्यू दिखा रखी है कि -12 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस में क्या था 20 डिवाइड बाई -4 माइनस ऑफ -24 डिवाइड बाई 8 माइनस ऑफ 16 डिवाइड बाई -2 और इजकल टू में था -28 डिवाइड बाई 7 प्लस x। तो x का मान पूछा गया था, सिर्फ एक तरह से बोर्ड मास का रूल लगाया गया, बोर्ड मास का रूल लगाया गया। क्वेश्चन को लिख लेते हैं किस प्रकार से था कि माइनस का बाद है, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 था, और प्लस ब्रैकेट में क्या दिखा रखा भाई 20 डिवाइड बाई क्या था माइनस का 4 था, ठीक है, फिर माइनस था साथ में, उसके साथ में फिर माइनस का 24 था, और उसमें डिवाइड बाई कितना था 8 था, ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस का कितना हो गया 16 हो गया, और डिवाइड बाई कितना था माइनस का 2 था, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, इजकल टू फिर कितना था माइनस का कितना था 28 है, और डिवाइड बाई कितना है 7 है, और इसमें हमने क्या कर दिया प्लस का x कर दिया, हमें x का वैल्यू चाहिए था। तो बोर्ड मास के रूल के आधार पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना कहेगा, पहले तो ये तो हमारे पास 12 जो और 3 है, इसको फिलहाल अभी ऐसे लिख लेते हैं कि 12 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, ये तो ऐसे लिख लिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं आप, ठीक है। देखो ये क्या होता है, पहले डिवीज़न होता है बोर्ड मास BOD, ठीक है, MAS होता है, तो पहले कितना आएगा भाई, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले डिवीज़न आ गया, तो पहले डिवीज़न पे मतलब हम काम करेंगे, ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, और हम डिवीज़न का खोलेंगे। कितना होगा भाई, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 हो गया, 5 का 20 होता है, माइनस यहाँ पर पहले से लगा हुआ, ठीक है, और माइनस अंदर से भी आएगा तो कितना बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 8 या कितना 24 होता है, ये ब्रैकेट तो ओपन हो गया है। फिर माइनस की बात आ गई, यानी यहाँ पर बात आ गई, 2 8 16 होता है, ठीक है, और माइनस बाहर से पहले से लगा हुआ तो प्लस का कितना 8 बन गया, यहाँ तक बात समझिए। इजिकल टू कितना हो गया, देखो 7 चौक 28 होता है, माइनस का 4 हो गया और प्लस का x हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी हमने बोर्ड मास का रूल लगाया और अंदर की जो वैल्यू थी उनको क्या कर दिया सोल्व कर दिया,
यहाँ तक तो बात क्लियर होगी हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है, पहले इसको क्या, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो गया माइनस का 12 और मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ठीक है। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, वो बाहर वाले माइनस से क्या कर देगा, प्लस से माइनस का 2 बना देगा, ठीक है। अच्छा चलिएगा, ये तो अभी अलग चीज़ है। और क्या प्लस का कितना बना 8 बन गया, इजकल टू माइनस का 4 और प्लस का x हो गया, ये बात क्लियर होगी। अब 12 या 36 होता, प्लस का बन गया 36 में माइनस का 2 बना, प्लस का 8 बना, ठीक है, इजकल टू माइनस का 4 प्लस x बन गया। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लिया नॉर्मली, ठीक है। अब कितना बन गया देखो, ये हमारे पास कितने हैं, इस 4 को भी इधर ले आए, इस 4 को इधर ले आए, तो x की वैल्यू क्या बन गई सीधी 36 माइनस 2 प्लस 8 और प्लस का 4 बन गई, ठीक है भाई। 8 4 12 और 36 और 12 को क्या, हाँ 8 4 12 भाई, ये या तो सीधा सीधा कर लीजिए, हम में से क्या भाई 34 प्लस 8 प्लस सीधा सीधा कर लो, 34 में 8 और 4 12 जोड़ दो, क्लियर। अब 34 में हमने 12 को जोड़ दिया तो 6 और 46 बन गया, तो ये x का आंसर आ गया कितना 46, यही क्वेश्चन का आंसर था। ये 46 आपका आंसर बन गया, सिंपल सॉल्व करना था, बॉड मास का रूल लगाना था, आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 दिसंबर 2019 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। ये अंडर रूट लगा हुआ पहले, फिर 91 है, फिर उसके अंदर अंडर रूट है, 70 है, फिर उसके अंदर अंडर रूट है, 120। सोल्व कर दीजिए इसको सोल्व करना था। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है भाई। 91 यहाँ हो गया, ठीक है, प्लस फिर कितना हो गया, फिर 70 हो गया, ठीक है, और फिर उसके अंदर कितना हो गया 121 हो गया, फिर 121 हो गया, 121 हो गया। ये है, ये एक्चुअल वैल्यू। क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाया बड़े वाला भाई, ये तो 91 है, ठीक है ना, प्लस ये तो कितना है 91 है, उसके साथ क्या करना है प्लस करना है। 91 में क्या करना है प्लस करना है। अंदर क्या बन जाएगी वैल्यू, देखो ये प्लस करो, अंदर वैल्यू बनाओ। देखो ये पहले 70, पहले इस वाले खोलो, 100 इसका होता है रूट होता है 11 का, फिर इसको अंदर ले जाएंगे, फिर अंडर रूट हो गया 91 हो गया। अब इस अंदर वाले रूट को देखो, ये क्या बन गया 81 बन गया। 81 का रूट करेंगे तो क्या 91 हो गया, और 81 का 9 9 81 होता है, 9 और जोड़ दिया इसमें, कितना अंडर रूट, ये कितना होगा 100 बन गया, कितना बन गया 100 बन गया, और 100 का रूट क्या होता है 10 होता है। बस आंसर तक पहुंच गए आप इस तरह से करते करते। 10 आंसर किया, बी पार्ट कैसा लगा, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। ये कहता है हमारे पास में इन ए पार्क कितना 785 प्लांट्स है, आर अरेंजमेंट सो दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज। द नंबर्स ऑफ प्लांट इन ईच रोज कितना होगा। एक पार्क में अगर 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन जो है 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। चलेगा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई। आपके पास में क्या दिखा रखा है इसने 784 दिखा रखा, 784। अब इसको क्या कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ कर लेते हैं। 784 में अगर हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं तो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत की बात करें कि बस इसको पेड़ बना लीजिए। पहले क्या कर लीजिए, इसके पेड़ बना लीजिए, एक और एक 2 पेड़ बन गए। स्टार्टिंग आप 2 से चला सकते हैं ना, 2 से 2 2 जा कितना होता 4 होता, ठीक है, कितना बचा 3। इन दोनों को आपस में जोड़ दें, 2 और 2 को ऊपर वाले को, तो कितना बन गया 4 बन गया। क्या बन गया 4 बन गया। ये पेड़ उतार लीजिए 84 हो गया। चलिए 4 8 जा 4 32 होता है, तो आप 8 बार चला सकते हैं, यहाँ पर 8 बार चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 8 बार चला सकते हैं, 8 8 जा 64 हो गया, 8 चौक 32 और 6 कितना होगा 38 हो गया। पूरा पूरा कट गया, किससे 48 से ये पूरा पूरा कट गया, कितने बार 28 बार कट गया। कितनी बार कट गया 28 बार कट गया हमारे पास में। तो क्वेश्चन में प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी आ गई, इट मीन्स प्रत्येक पंक्ति में पौधों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई 28 हो गई। कितनी हो गई
28 हो जाती है। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? समतल, बिंदु, रेखा या चतुर्भुज के विकर्ण। क्वेश्चन 21 फरवरी 2016 में पूछा गया था। देखिएगा, अगर हम रेखा की बात करें तो रेखा वह एक बिंदु होता है जो दोनों दिशाओं में व्यवस्थित हो सके। ये रेखा का नियम हुआ। हाँ, बिंदु की बात करें तो एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो है तो बिंदु ही, ठीक है। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। रेखा को परिभाषित कर सकते हैं, समतल को परिभाषित कर सकते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण को परिभाषित करते हैं, बिंदु को परिभाषित नहीं करते। अगर विकर्ण को परिभाषित करें तो क्या करें? किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसे कि ABCD में आपका AC और BD विकर्ण हो गए, ठीक है, 2 विकर्ण हो गए। समतल क्या होता है? किन्हीं 3 या 3 से अधिक रेखाओं द्वारा एक समान रूप से घिरी आकृति को हम समतल कहते हैं। लेकिन बिंदु परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो बिंदु हमारा क्या हो? यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ये पूछ रहा था परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो बिंदु को परिभाषित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं की बात चल रही है। सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप या क्रम परिवर्तन। देखिएगा, क्वेश्चन में हमारा जो सी पार्ट है माप, ये माप जो है बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बीजगणित में माप यानी मेजरमेंट महत्वपूर्ण नहीं होता है, जबकि सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन बीजगणित के प्रमुख पहलू होते हैं। मापन रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है। लेकिन हमारे पास में प्रमुख पहलू है मापन हमारे पास में, तो ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास में कि इनमें कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो मापन जो है रेखा गणित का जो हमारे पास में पहलू की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बीजगणित में जो माप है, मेजरमेंट जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं होता है हमारे पास में। तो मापन जो होता है वो रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है, बीजगणित का नहीं होता। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर सी पार्ट हो गया, माप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 और 7/8 के बीच में नहीं है? नहीं है की बात आ गई। नहीं है की वैल्यू क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं नहीं है की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 21 फरवरी 2016 में पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। अगर -5/6 को आप सोल्व करेंगे तो आंसर माइनस का 0.833 के आसपास आएगा, ठीक है। ऐसे 7/8 की अगर बात करें तो आंसर जो है वो 0. कितना होगा? 875 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर विकल्प के आधार पे करें भाई, -11 पहला ए विकल्प की बात करें, माइनस का 11/12 वैल्यू, इसको सोल्व कर देते हैं तो इसका आंसर आपको माइनस का 0.916 मिलेगा। ऐसे बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट का मतलब 5/6 हो गया, प्लस की बात है, प्लस की वैल्यू आ रही है तो 0.833 हो जाएगा। चलिएगा, सी पार्ट क्या कहता है? ये कहता है माइनस का 17/24 है। क्या कहता है? 17/24 सोल्व करेंगे तो माइनस का 0.708 आ जाएगा। और डी पार्ट की बात करें तो माइनस का 3/4 है, सोल्व करेंगे तो माइनस का 0.750 प्राप्त हुआ। इसमें कहता है इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है। कौन नहीं है इसके बीच में? देखो देखो, अगर हम इसकी बात करें -750 इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, ये भी हो गया। -708 ये भी हो गया। -833 होता है, प्लस का 833 है, यहाँ 875 तक है, 875 तक है होता है। लेकिन ये जो नंबर है माइनस का 0.916 जो -11/12 की वैल्यू दिखा रहा है, -11/12 की वैल्यू से आता है, ये इसके बीच में नहीं होगा। क्लियर हुआ? आंसर हो गया ए पार्ट -11/12। क्लियर आंसर, खत्म क्वेश्चन। ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये क्या कहता है कि ए का मान क्या होगा यदि
क्यूब रूट 500 और क्यूब रूट -3456 को 40 मल्टीप्लाई बाई ए कहा जाए। क्वेश्चन 18 सितंबर 2016 में पूछा गया था सी टेट के मैथ्स पेपर 2 में। सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास में क्या आंसर प्राप्त होगा, इसको सिर्फ सिंपल आपको सोल्व ही करना है, सिंपल सोल्व करना। अब देखो, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भाई क्यूब रूट दिखा रखा है 500, ठीक है, मल्टीप्लाई में है क्यूब रूट किसका, माइनस का 3456 और मल्टीप्लाई इक्वल टू है 40 मल्टीप्लाई बाई ए। तो ऐसे में बेटर है कि आप क्या करें, दोनों ओर का क्यूब करने पर, दोनों ओर का क्यूब ऑफ बोथ साइड कर दीजिए। कितना कर दीजिए, क्यूब ऑफ बोथ साइड कर दीजिएगा। क्या पता प्राप्त होगा आपको, जब क्यूब करेंगे तो ये 500 रह जाएगा, ये माइनस का 3456 रह जाएगा और यहाँ पर 40 की पावर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ए का क्यूब बन जाएगा। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो ए का क्यूब क्या बन गया भाई, 500 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3456 है ये, और इसको डिवाइड में क्या कर देंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 40, यही तो बन गया, ठीक है, यही तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। इससे एक और एक 2 जीरो तो यहाँ से कट गई, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, माइनस का 3456 डिवाइड बाई 4 गुना 40, इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, इसको आप क्या करते हैं, सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, तो 40 हमारे पास 4 से काट दे इसको, 4 से काट दे इसको, हाँ तो हाँ वैल्यू के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसको वैल्यू के हिसाब से देखें तो हमारे पास में क्या बनेगा, 40 तो ये है क्या हमारे पास में, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, क्यूब में, क्यूब की बात कर रहे हैं। अगर इसको पूरा 160 से काट देते तो ये कितना बन जाता, ये पूरा पूरा हमारा 27 बार कट जाता, ये कितना बड़ा 27 बार कट जाएगा, 27 बार कट जाता है हमारे पास। हाँ ये वैल्यू कितना था, नहीं इसमें एक गलती हो गई, एक्चुअली में हमने गलत लिख दिया है 500, ये 400 नहीं है 500 है भैया, गलती हो गई यहाँ पे, ये 400 नहीं है 500 है, ये ध्यान नहीं चला गया इस पर, ये एक्चुअल में 500 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लिखने में गलती हो गई यहाँ पे, ये एक्चुअल में 500 है, ये कितना है 500 है, माइनस 3456 डिवाइड बाई 40 बाई 40 बाई 40, स्पीडली सोल्व करने में ये 500 का 400 लिखा गया, कोई बात नहीं, दोबारा सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन में कि भाई ये दोनों जीरो तो यहाँ से कट जाती हैं, हाँ मिसप्रिंट हो गया था, 5 8 क्या होता है 40 होता है, ठीक है 5 8 40 होता है, हाँ चलेगा। अब 4 से काट लिया इसको, ये कट गया, माइनस 4 8 32 हो गया, ठीक है, 4 सिका और 4 कितना चौका 16 हो गया, कट गया। अच्छा 4 से फिर काट दें, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, 4 से काटे एक बार और 4 सिका 216 बन गया, नीचे 216 माइनस का आ रहा है, फिर अलग माइनस का बन रहा है, और ये 8 से काट दो इसको तो 8 दूना 16, 8 7 56, तो क्या बन गया माइनस का 27 बन गया, ठीक है। वो पहली बार 500 का 400 लिखा गया था, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो एक्चुअल में ये ए का क्यूब जो है वो कितना बन गया, माइनस का 27 बन गया, और ए क्या बन गया, ए बन गया क्यूब रूट कितना माइनस का 27, जिसे आप क्यूब रूट में -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 लिख सकते हैं, और जहाँ ए का आंसर सीधा सीधा -3 आ जाएगा। क्लियर हुआ, छोटा सा आंसर था, -3 निकल के आ गया था, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 17 हो गया। 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ इस प्रकार से वैल्यू दिखा रखी है कि m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा जबकि 2/9 का पावर प्लस का 3, 4/81 का पावर माइनस का 6 इजकल टू 2/9 का पावर 2m-1 हो। देखिए अगर आप इसे सोल्व कर रहे हैं तो सबको पहले 2/9 बना लीजिए, 2/9 का पावर आपका कितना है 3 है, मल्टीप्लाई इसको 2/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/9 करेंगे तो 2 का पावर 2 दूना 4 हो गया, 9 का 81 होगा, तो पावर 2 मल्टीप्लाई -6 हो जाएगी, इजिकल टू
2/9 का पावर कितना है यहाँ पे 2m-1। क्लियर। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं भाई। 2/9 का पावर कितने हो गए 2, तो 3 तो यहाँ हो गई, माइनस का 12 यहाँ से आ गई। ठीक है, इसका 2/9 का पावर कितना बन गया 2m-1 बन गया। अभी कितना होगा 9 और 3 12 हो गया। यानी यहाँ से हमने देखा कि आपका 2/9 की पावर -9 हो गया। ये 2 जो इसकी पावर्स को मेंटेन करें तो 2m-1 जो है वो -9 के बराबर आ गया। 2m की वैल्यू कितना हो गया -9 में प्लस का 1 जुड़ गया, -9 में प्लस का 1 जुड़ गया तो आंसर -8 आ गया। हमें m का आंसर निकालना था, -8/2 चौका 8 हो गया तो m का आंसर आ गया -4। क्लियर हो गया। m का आंसर -4 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इन ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR में यदि, देखो यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ क्या क्या दिखा रखा, PQ बराबर DE। देखो PQ ये रहा, ठीक है, और DE ये रहा, PQ बराबर DE। क्लियर। आगे कहता है EF बराबर PR। EF कौन सा पार्ट है ये वाला, इस पर 2 डंडा लगा हुआ है। EF बराबर, यहाँ बदल गया, ये फिगर बदल गया, EF बराबर PR हो गया, यानी ये वाला पार्ट आ गया इसमें। अगर हम DEF की बात करें और उधर PQR की बात करें, PQR की बात करें, तो अगर ये EF की बात करता है ऐसे तो हमारा RQ होना चाहिए था, लेकिन ये कहता है EF बराबर PR के, यही बदल गया सारा खेल। आगे कहता है FD बराबर QR हो गया। FD मतलब हमारे पास में ये DF या FD बराबर कितना RQ हो गया। तो जब इस प्रकार से हमारी रेखाएं बदल गई तो हमारा कॉन्करेंट का ट्रायंगल जो हमारा क्या था भाई, इन ट्रायंगल, हम जो नॉर्मल ट्रायंगल की अगर बात करें भाई, इन ट्रायंगल कौन सा है DEF एंड ट्रायंगल अगर PQR की बात करते हैं, जो कहता है कि PQ तो बराबर है DE के, पहला पार्ट। दूसरा क्या दिया इसने कि EF बराबर हो गया PR के, और तीसरा पार्ट कि FD बराबर हो गया हमारा QR के। तो भाई क्या, भाई SSS रूल के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे कि ट्रायंगल कौन सा, भाई ट्रायंगल कौन सा हमारे पास में, जो हमारा DEF है, DEF है वो कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल कौन सा, दैट इज QPR के, QPR के, QPR के, QPR ऐसे बनेगा QPR। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड QPR ऐसे ही कितना हमारे पास में DEF जो है, DEF जो हमारे पास में है वो QPR के कॉन्करेंट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो B पार्ट है, जो B पार्ट है हमारे पास में, वो हमारा क्या हो गया राइट आंसर बन गया। इट मीन्स कौन सा कि ट्राइंगल DEF कॉन्करेंट बन गया ट्राइंगल QPR के। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास में एक चतुर्भुज दिखा रखा है। देखिए चतुर्भुज दिखा रखा जो ABCD है, जिसमें एंगल D 60 डिग्री का है, ये एंगल D जो है 60 डिग्री का, एंगल C जो है वो कितने का 100 डिग्री का, ये कितना 100 डिग्री का। A और B यानी एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। ये एंगल B को समद्विभाजक इसको बराबर काटते हैं, ये भी A/2, ये भी A/2, ये भी B/2, ये भी B/2, ये P पे मिलते हैं। तो आपको APB का मान वैल्यू बताना है, APB नहीं इस एंगल को आपको बताना है। नॉर्मल सी बात तो ये है कि किसी भी चतुर्भुज में क्या होता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री होता है। किसी भी, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है तो एंगल ABCD, तो CD की वैल्यू कितनी है भाई, एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C कितना है, एंगल C 100 का है, एंगल D कितना 60 का है, तो कितना 360 के बराबर हो गया। अब 160 बन गया, 160 उधर माइनस हो गया, नहीं एंगल A प्लस एंगल B को देखें तो 360 में से 160 माइनस हो गया, कितना बन गया भाई, एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू कितना आ गया, 300 में से 160 कितना हो गया, माइनस हो गया हमारे पास में, उधर जाके तो कितना 200 रह गया, ये बन गया। अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 कितना आ गया, 100 रह गया, ये बन गया एक्चुअली इक्वेशन। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ऑफ, अगर हम APB की बात करें
तो क्या बनेगा कि भाई एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल APB जो है वो 180 डिग्री के होता है। ठीक है, A/2 B/2 कितना निकला, 100 निकल के आया, 100 डिग्री निकल के आया, प्लस एंगल APB जो हमें निकालना है वो कितना बन गया, वो इक्वल टू 180 डिग्री बन जाता है। तो एंगल APB जो है वो क्या बन गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी आपको जो आंसर निकालना था वो एंगल APB का आंसर चाहिए था, वो कितना निकल के आ गया, 80 डिग्री निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 80 डिग्री निकल के आ गया, और ये आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। 80 डिग्री जो है वो आपका चला गया ए पार्ट के साथ में, और ए बन गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 22 फरवरी 2015 में पूछा गया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, इट मीन्स स्टाइल क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए था। ये थी टॉप 20 क्वेश्चन जो 2015 से लेकर के 2024 तक पूछे गए थे। इसमें से हमने 20 क्वेश्चन लिए थे जो आपको हमने इस क्लास में, सेकंड क्लास में आपको कराएं। इससे पहली वाली फर्स्ट क्लास भी वीडियो में जाके, चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ भी हमने 20 क्वेश्चन 2015 से 2024 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2015 से लेके 2024 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी 20 क्वेश्चन हमने जो क्लास फर्स्ट ली है, पहली जो क्लास ली है हमने फर्स्ट क्लास, पहले वीडियो को देखिएगा, पहली क्लास जो हमने ली है उसमें भी हमने 20 क्वेश्चन आपको कराए थे। यानी कि 10 साल में, 2015 से 2024 तक 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 20-20 क्वेश्चन की हम आपको एक क्लास ऐसे ही बढ़ाते देते जाएंगे, और आपको 10 साल के सारे क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल आपका अपना है, स्टाइल क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर आपको हम 2015 से 2024 के बीच की जो बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपको जो क्लास हमारी अभी आएगी, क्लास 3 जो आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे क्लास 3 में, उसमें आपको हम कराएंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।